मेरे प्यारे बच्चों, संगम अकादमी के YouTube चैनल पर मैं अफरोज श्रीवास्तव आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास में अगला टाइप। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लास में प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास को कैसे पहचान करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लास के जान पहचान करने के बारे में हम आरंभ करते हैं। इसके साथ मैं यह भी बताते चलूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं बेसिक फंडामेंटल, यानी कि बेसिक फंडामेंटल है। अभी हम टॉपिक नहीं स्टार्ट किए हैं, टॉपिक अभी आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज फंडामेंटल के दौरान जितनी भी चीजें हम आपको बताएंगे, ये सारी चीजें केवल जान पहचान करने के लेवल से ही बताया जा रहा है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक के दौरान यह बेसिक चीज में बताए गए सारे चीज, हर एक चीज आपको टॉपिक में मिलता रहेगा और जो कि आपको टॉपिक को समझने में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास की बात की जाए तो कोऑर्डिनेट क्लास को हम कैसे पहचान करेंगे, कोऑर्डिनेट क्लास को कैसे हम डिफाइन करेंगे, आपको यह समझना होगा। कोऑर्डिनेट क्लास में से अगर कोऑर्डिनेट को हटा दिया जाए तो क्लास तो आपको पता ही है, क्लास आपको पहचान करने आता है। बताया गया है आपको कि क्लास शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है और वह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के पूरे सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, जिसको हम क्लास के नाम से जानते हैं। आज हमें समझना है कि वह कौन सा क्लास है जिसको हम कह देंगे कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। उपवाक्य की बात की जाए तो इसके हिंदी के मीनिंग से स्पष्ट है कि उपवाक्य कि समानुपदी, मतलब वह क्लास जो समान पद वाला होता है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कह देते हैं। समान पद कहने का मतलब है कि वह क्लास जो समान पद वाला होगा, समान यानी किसके समान पद वाला होगा, तो वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों क्लास के समान पद वाला होगा, तो हम उस क्लास को ही कह देते हैं कि वह है समानुपदी उपवाक्य, अर्थात प्रिंसिपल क्लास भी आपको पता होना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लास भी आपको पता होना चाहिए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास इन दोनों क्लासेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं। प्रिंसिपल क्लास के लिए मैंने बताया था कि वह क्लास जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा होता है उसे हम कह देते हैं प्रिंसिपल क्लास, और वह क्लास सबऑर्डिनेट क्लास के लिए बताया गया कि वह क्लास जिसका मीनिंग अपने आप में पूरा नहीं होता है और अपने मीनिंग के पूर्णता के लिए अपने प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंडेंट होता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से जानते हैं। और समानुपदी उपवाक्य की बात की जाए तो समानुपदी उपवाक्य प्रिंसिपल क्लास के समान भी होता है और सबऑर्डिनेट क्लास के समान भी होता है। तो जो क्लास प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों क्लास के समान पद वाला होगा, उस क्लास को ही हम समानुपदी उपवाक्य कहेंगे। इसी बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं कि द क्लास दैट इज सिमिलर टू another principal class and another subordinate class is called coordinate class of the class। मतलब साफ हो गया कि समानुपदी उपवाक्य कोऑर्डिनेट क्लास हम उस क्लास को कहेंगे जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों क्लास के समान पद वाला होगा। इस बात को ट्रांसलेट कर लेते हैं।
the class that is similar to another principal class and another subordinate class is called coordinate class of the class. स्पष्ट हो गया. The class that is similar to another principal class and another subordinate class is called coordinate class of the class. वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों क्लास के समान पद वाला होता है, उस क्लास को ही हम कह देते हैं कि वह है कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ द क्लास. आगे हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं. तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है द बॉय इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. द बॉय इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. लड़का गरीब है परंतु वह ईमानदार है. देखा जाए इसमें दो क्लास है, एक है द बॉय इज पुअर, दूसरा क्लास है ही इज ऑनेस्ट. इस वाक्य में दो क्लास है. तो चूंकि क्लास आपको बताया जा चुका है, क्लास आपको पहचान करने आता है, प्रिंसिपल क्लास भी आपको बताया जा चुका है, सबऑर्डिनेट क्लास भी बताया जा चुका है, तो अब आपको बताना है कि इस वाक्य में दो क्लास है, इसमें प्रिंसिपल क्लास किसे कहेंगे. तो पहला क्लास है द बॉय इज पुअर, लड़का गरीब है. अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है द बॉय इज पुअर, लड़का गरीब है, तो हमें जवाब सवाल तो करना नहीं है भाई, इसका मीनिंग तो पूरा ही है. अर्थात यह प्रिंसिपल क्लास है, तो यहां पर यह प्रिंसिपल क्लास हो गया. और ऐसे भी आपको याद कीजिए, आपको बताया गया है कि जो क्लास कंजंक्शन फ्री होता है प्रिंसिपल क्लास कहलाता है. यह प्रिंसिपल क्लास है. लेकिन अगर कोई कहता है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, कोई व्यक्ति आपसे कहे ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो इसका भी तो मीनिंग पूरा है. अर्थात यह भी प्रिंसिपल क्लास है, लेकिन ही इज ऑनेस्ट केवल इतना ही नहीं है. लिखा हुआ है कि बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है. अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि लेकिन वह ईमानदार है, तो इतना सुनने से स्पष्ट है कि इसके पहले कोई ना कोई बात बताई गई होगी जिसमें से आधी अधूरी बात बताई जा रही है. यानी स्पष्ट हो गया कि इसका अर्थ अधूरा भी हो गया, यानी सबऑर्डिनेट क्लास के समान भी हो गया. और डेफिनेशन हम लोग प्राप्त कर चुके हैं कि जो क्लास प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों क्लास के समान होता है वह क्लास कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है. तो यह क्लास प्रिंसिपल क्लास के समान भी है और सबऑर्डिनेट क्लास के समान भी है. दोनों क्लास के समान हो गया, अर्थात यह क्लास कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा. इसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे. जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर taught the students and gave them a packet of sweets.
द टीचर taught द स्टूडेंट्स एंड गेव देम अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। टीचर ने छात्रों को पढ़ाया और उन्हें मिठाई का एक पैकेट दिया। इसमें दो क्लासेज है, एक क्लास है द टीचर taught द स्टूडेंट्स, दूसरा क्लास है गेव देम अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। इस वाक्य में दो क्लासेज है, दोनों क्लासेज की बात की जाए तो आपको पहचान करने आना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें बताइए कि प्रिंसिपल क्लास क्या होगा। तो देखा जाए द टीचर taught द स्टूडेंट, टीचर ने छात्रों को पढ़ाया, मीनिंग तो इसका पूरा ही है। और ऐसे भी कंजंक्शन फ्री है, कोई कंजंक्शन नहीं जुड़ा है, अर्थात इसी क्लास को हम कह देंगे कि यह है प्रिंसिपल क्लास। आगे लिखा हुआ है कि गेव देम अ पैकेट, यहाँ पर ही छुपा हुआ है, भाई ही आया है टीचर के लिए, टीचर के लिए ही को हिडन कर दिया गया है। लेकिन ये तो हम मानेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट है टीचर, जिसके लिए ही आना चाहिए था, लेकिन ही को हिडन कर दिया गया है, तब भी यह सही है। तो टीचर ने उन्हें यानी छात्रों को मिठाई का एक पैकेट दिया। अगर कोई व्यक्ति कहे कि टीचर ने छात्रों को मिठाई का एक पैकेट दिया, तो हमें जवाब सवाल नहीं करना है क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया, भाई बात को सुनकर डिसाइड करना है कि इसका मीनिंग पूरा है कि अधूरा है। तो इस क्लास का मीनिंग भी पूरा है, मतलब प्रिंसिपल क्लास के समान यह क्लास भी है, लेकिन डेफिनेशन भी कहता है कि कोऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास के समान तो होता ही है, मतलब यह प्रिंसिपल क्लास के समान हो गया। लेकिन गेव देम अ पैकेट ऑफ स्वीट्स इतना ही नहीं लिखा गया है, लिखा गया है कि एंड गेव देम अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, और टीचर ने स्टूडेंट्स को मिठाई का पैकेट दिया। मतलब साफ हो गया कि यहाँ पर एंड ही गेव देम अ पैकेट ऑफ स्वीट्स के पहले कुछ न कुछ बातें बताई गई होगी, जिसमें से आधी अधूरी बात बताई जा रही है, मतलब कि इसका अर्थ अधूरा भी हो गया और अधूरा भी हो गया, यानी यह सबऑर्डिनेट क्लास के समान भी हो गया। अर्थात स्पष्ट हो गया कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों क्लास के समान यह क्लास हो गया। इसलिए हम इस क्लास को कह देंगे कि यह है कोऑर्डिनेट क्लास। इस क्लास को हम कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे, यह कोऑर्डिनेट क्लास है। आशा है कि आपको कोऑर्डिनेट क्लास पहचान करने आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आप संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, बताइए। आप जितनी ही बातें लिखेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो उतना ही और भी इसका एक्सप्लेनेशन बढ़ाया जाएगा और उतना ही हम इनकरेज भी होंगे। तो यह जरूरी है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप जरूर संगम एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9335135561। आप यह मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और आप इस पर जाइए, व्हाट्सएप कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी मैं आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा। लेकिन यह ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताने का प्रयास कीजिए। आगे हम देखते हैं, एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तपन is the son of a professor, so he is very wise. Tapan is the son of a professor, so he is very wise. तपन
एक प्रोफेसर का लड़का है इसलिए वह बहुत बुद्धिमान है। इस वाक्य में देखा जाए तो दो क्लाज है, एक क्लाज है तपन इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर और दूसरा क्लाज है ही इज वेरी वाइज। इस वाक्य में दो क्लाजेज है और इन दोनों क्लाजेज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के रूप में सो का प्रयोग किया गया है। सो को हम कह देंगे कि यह कंजंक्शन है। हम बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल क्लाज किसे कहेंगे, तो तपन इज द सन ऑफ अ प्रोफेसर, इसे हम कहेंगे कि यह प्रिंसिपल क्लाज है क्योंकि इस क्लाज का मीनिंग अपने आप में पूरा है और ऐसे भी यह कंजंक्शन फ्री है। इस क्लाज को हम कह देंगे कि यह है प्रिंसिपल क्लाज, लेकिन ही इज वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। अरे इसका भी तो मीनिंग पूरा है, इस क्लाज का भी मीनिंग पूरा है, अर्थात इस क्लाज को हम प्रिंसिपल क्लाज कह देंगे, लेकिन ही इज वेरी वाइज केवल इतना ही नहीं लिखा हुआ है, लिखा है सो ही इज वेरी वाइज, अतः वह बहुत बुद्धिमान है। तो स्पष्ट हो गया कि इसका अर्थ अधूरा भी हो गया। अगर कोई कहता है सो ही इज वेरी वाइज, मतलब साफ हो गया कि इसके पहले कोई ना कोई बात बताई गई होगी जिसमें से आधी अधूरी बात आपको बताई जा रही है, यानी कि यह सबऑर्डिनेट क्लाज के समान भी हो गया। तो कोऑर्डिनेट क्लाज का तो डेफिनेशन ही कहता है कि जो क्लाज प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दोनों क्लाज के समान होता है उस क्लाज को हम कोऑर्डिनेट क्लाज कह देते हैं। इसका मतलब है कि यह क्लाज कोऑर्डिनेट क्लाज कहलाएगा। इस क्लाज को हम कोऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। आगे एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वाइज मैन रिवील देयर फॉल्ट्स whereas fools avoid them। वाइज मैन रिवील देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपने कमियों को दर्शाते हैं, वेयर एज जबकि मूर्ख लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं। अर्थात स्पष्ट हो गया कि इस वाक्य में दो क्लाज है, एक क्लाज है वाइज मैन रिवील देयर फॉल्ट्स, दूसरा क्लाज है फूल्स एवॉइड देम, मूर्ख लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं। इन दोनों क्लाजेज को जोड़ने के लिए वेयर एज का प्रयोग किया गया है। वेयर एज को हम कह देंगे कि यह है कंजंक्शन। अब हमें इसमें प्रिंसिपल क्लाज पहचान करने आना चाहिए। प्रिंसिपल क्लाज की बात की जाए तो इस पहले क्लाज को हम कह देंगे कि यह क्लाज प्रिंसिपल क्लाज है। इसलिए यह प्रिंसिपल क्लाज है क्योंकि इस क्लाज का मीनिंग भी अपने आप में पूरा है और ऐसे भी यह कंजंक्शन फ्री है कि बुद्धिमान लोग अपने कमियों को दर्शाते हैं, बताते हैं। भाई इसका अर्थ भी पूरा है, कोई कंजंक्शन भी नहीं लगा है, प्रिंसिपल क्लाज है। फूल्स एवॉइड देम, मूर्ख अपनी कमियों को छुपाते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि इसका भी अर्थ पूरा है, यह प्रिंसिपल क्लाज के समान हो गया और प्रिंसिपल क्लाज के समान हो गया अर्थात कोऑर्डिनेट क्लाज तो प्रिंसिपल क्लाज के समान होता ही है, लेकिन फूल्स एवॉइड देम इसके साथ वेयर एज भी जुड़ा हुआ है, कंजंक्शन भी है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वेयर एज फूल्स एवॉइड देम जबकि मूर्ख लोग अपनी कमियों को छुपाते हैं, तो बात स्पष्ट है कि इसके पहले कोई ना कोई बात बताई गई होगी जिसमें से आधी अधूरी बात आपको बताया जा रहा है। मतलब स्पष्ट हो गया कि सबऑर्डिनेट क्लाज के समान भी हो गया। तो जो क्लाज प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज दोनों क्लाज के समान हो उस क्लाज को कह दिया जाता है कि वह किसी क्लाज का कोऑर्डिनेट क्लाज है। अर्थात स्पष्ट है कि यह क्लाज कोऑर्डिनेट क्लाज कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों,
आपको कोऑर्डिनेट क्लास भी समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। बाकी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप ज़रूर हमें सूचित करेंगे, और ऐसे भी मेरे रहते हुए आपको दिक्कत नहीं होगी, हम दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। और किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरीज करनी है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हमें सूचित कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, और आपका कमेंट हमें उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा। और एक और भी आग्रह है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो निश्चित रूप से आप संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। और इस प्रकार से आप सहयोग करेंगे तो हम भी उत्साहित होंगे, और आपके लिए और भी मेहनत करके, काफ़ी मेहनत करके और भी अच्छे से अच्छी चीज़ों को और स्पष्ट करने का हम प्रयास करेंगे, हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कोऑर्डिनेट क्लास समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर इतना बताने के बावजूद भी आपको समझने में कहीं कठिनाई महसूस हो रही होगी, किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो रही होगी, तो मैं चाहता हूं कि एक और भी प्रकार मैं आपको बता दूं, एक और भी ज़बरदस्ती वाला प्रकार मैं आपको बता देता हूं, जबकि ऑथेंटिक तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, आपको हर एक बुक्स में इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ मिलेगा। लेकिन एक दूसरे तरीके से भी आप जान लीजिए, दूसरे तरीके से ऐसे याद रखिए कि सामान्यतः जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया कि जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब प्रश्न यह हमारे सामने आ गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। जैसे यह कोऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब कि यह कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यह भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी यह कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यह भी कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपने याद कर लिया कि बट, एंड, सो और वेयर एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, तो इनसे कभी भी जुड़ा हुआ जो क्लॉज आएगा वह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। यह मैक्सिमम 99% में यह बात अप्लाई होती है, और यह सही भी है, यह ऑथेंटिक भी है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यह बात पूरी तरीके से 100% सही नहीं होती। इसके साथ यह भी मैं बता दूं कि यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बट कंजंक्शन है, एंड, सो और वेयर एज कंजंक्शन है तो जब भी आपके सामने आएगा तो कंजंक्शन ही कहलाएगा, ऐसी अनिवार्यता बाध्यता नहीं है। भाई हो सकता है आपको बट प्रोनाउन के रूप में मिले, बट हो सकता है आपको प्रेपोजिशन के रूप में मिल जाए, बट हो सकता है आपको नाउन के रूप में मिल जाए। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी भी बट से जुड़ा हुआ जो क्लॉज आएगा तो वह कहलाएगा कि वह कोऑर्डिनेट क्लॉज है। यह शर्त है कि यह जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और उससे कोई क्लॉज जुड़ता है तो आप उसे कहेंगे कि वह है कोऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सो एडवर्ब के रूप में आया हो तो हम कह देंगे कि यह कंजंक्शन है। भाई एडवर्ब के रूप में भी आ सकता है, हो सकता है सेंटेंस में कहीं पर नाउन के रूप में प्रयोग कर दिया गया हो सकता है कहीं पर किसी अन्य रूप से प्रयोग कर दिया गया हो। तो यह बात याद रखेंगे कि अगर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनसे कोई क्लॉज जुड़ता है तो सामान्यतः वह कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। लेकिन यह भी मैं बताते चलूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यह 4 ही नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और भी होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि और क्या क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड होता है, एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, बोथ एंड होता है, और होता है, नॉर होता है, आइदर आर होता है, नाइदर नार होता है। जैसे
वेयर एज होता है, जैसे व्हाइल होता है, जैसे आगे बढ़ते हैं तो बट होता है, देयरफॉर होता है, जैसे आगे हम बढ़ते हैं तो स्टिल होता है, हाउएवर होता है, नॉनदलेस होता है, नेवरदलेस होता है, देन होता है, फॉर होता है, सिंस होता है, सो ऑन। ये सभी के सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो आइए हम इन्हें नोट कर लेते हैं, इन्हें हम लिख लेते हैं। जैसे एंड होता है, बोथ एंड होता है, ये डॉट डॉट का मतलब समझिएगा कि क्लास है। एज वेल एज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, ये डॉट डॉट का मतलब क्लास समझना है। और होता है, नॉर होता है, नाइदर नार होता है, आइदर आर होता है, फिर देयरफॉर होता है, सो होता है, फिर बट होता है, स्टिल होता है, हाउएवर होता है, फिर नेवरदलेस होता है, फिर नॉनदलेस होता है, फिर देन होता है, फॉर होता है, फॉर कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि, फिर हेंस होता है, फिर सिंस होता है, वाइल होता है, वेयर एज होता है, सो ऑन। ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और यह दूसरे तरीके से भी इन कंजंक्शन को याद कर लीजिए। दूसरे तरीके से भी कोऑर्डिनेट क्लास पहचान करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी ऑथेंटिक तरीका, डेफिनेशन का तरीका, डिफाइन करने का तरीका आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझते चलिए। बाकी हम लोग आगे अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।